हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा नेवी का जो बैच चल रहा है उसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। और साइंस में दोस्तों हमारा पहला पार्ट चल रहा था। जैसे कि आप जानते हैं 4 पार्ट होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। दोस्तों मैं इसमें आपको पहले फिजिक्स कंप्लीट करा था और फिजिक्स में दोस्तों हमारा चल रहा था लॉ ऑफ मोशंस। और दोस्तों इसका जो थर्ड पार्ट है दोस्तों आज आप तो देखिए, शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों बस इसके बारे में मैं पिछले वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको जो पिछले वाला चैप्टर था हमारा गति के नियम बल, ये जो गति के नियम है पिछले वाला चैप्टर था इससे, उसमें भी इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो काइनेटिक्स वाला चैप्टर था दोस्तों। अभिकेंद्रीय बल है क्या, आइए ये देखते हैं। अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा बल है दोस्तों जो किसी वस्तु को नियत चाल से एक वृत्तीय गति करने में के लिए आवश्यक होता है। किसी वस्तु को वृत्तीय गति करते समय, एक नियत चाल से गति करते समय जो हमको बल आवश्यक होता है, मतलब जो उसके लिए डेफिनेट है, बिना उसके वो एक समान चाल से वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा वस्तु या कोई कह सकते हैं पिंड, तो उस बल को कहते हैं दोस्तों अभिकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था, अभिकेंद्रीय बल की दिशा दोस्तों सदैव क्या होती है, वृत्त के अंदर की ओर होती है, नियत चाल मतलब बी, और जहाँ पर इसकी दिशा बदलती रहती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो बल जो अंदर की ओर लगता है एफ, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यह वह बल है जो कण को एक समान चाल से, आप कह सकते हैं नियत चाल से, वृत्तीय गति वृत्तीय पथ पर गतिशील रहने के लिए या फिर रहने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, यह बल आवश्यक होता है। अभिकेंद्रीय बल दोस्तों यह एक मौलिक बल नहीं है, मतलब कि ये कोई वैसा बल नहीं जो किसी और के द्वारा उत्पन्न किया जाए। ये वस्तु, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो ये अपने आप बल उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं ये अन्य बलों के परिणाम स्वरूप ही होता है दोस्तों। उनके परिणाम स्वरूप जो उनका आप कह सकते हैं उनका रिजल्ट होता है एक टाइप से। यह कोई मौलिक बल नहीं है। और अभिकेंद्रीय बल की दिशा त्रिज्या के अनुदिश वृत्त के केंद्र की ओर होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी दिशा क्या है, वृत्त के केंद्र की ओर है। तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा वृत्त के त्रिज्या के अनुदिश उसके केंद्र की ओर होती है। केंद्र की ओर होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई हमारी अभिकेंद्रीय बल की बात। अब देखिए दोस्तों, और इसकी दिशा दोस्तों लगातार परिवर्तित होती रहती है।
इसकी दिशा भी क्या होती है दोस्तों, लगातार परिवर्तित रहती है। ये कैसे परिवर्तित क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ इस टाइप से, अगर कण यहाँ पर है तो कुछ इसकी दिशा इधर को होगी, लेकिन अगर कण यहाँ पर है तो इसकी दिशा यहाँ पर होगी। ये O है, यहाँ पर कण पहुँच गया तो इसकी दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी तरफ, तो इसीलिए इसकी दिशा भी परिवर्तित रहती है, इसीलिए इसकी दिशा भी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पीछे, F बराबर mv² r। b बराबर दोस्तों मैंने आपको बताया था r ओमेगा होता है, इसीलिए F बराबर r² r यहाँ से निकलता है F बराबर r ओमेगा²। ठीक है, ओमेगा बराबर दोस्तों मैंने आपको और भी बताया था, ओमेगा बराबर एक तो मैंने आपको बताया था 2πn, तो वो देखिए ओमेगा बराबर 2πn, तो mr इंटू 4πn, और ओमेगा बराबर मैंने आपको बताया था 2π/t, तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए mr इंटू 2πn तो n², 4π²/t², मोस्टली ये वाला काम आएगा, और एक ये mv²/r। ठीक है, वो सब तो वैसे ही हैं, उतने काम के नहीं हैं। दूसरा दोस्तों अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है वो देखिए, यह वो बल है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यह वह बल है जिसके कारण किसी वस्तु में, आप कह सकते हैं, आप कोई घुमा रहे हैं किसी चीज़ में, आप कह सकते हैं कि ये रहा, जब आप प्लेट में पानी भरकर, जब आप किसी प्लेट में पानी भरकर उसको ज़मीन पर घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, पानी बाहर की ओर फैलेगा। जो पानी के बाहर की ओर फैलने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे दोस्तों, अपकेंद्रीय बल कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यह वह बल है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वह बल है जिसके कारण किसी वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, कह सकते हैं, या फिर होती है डायरेक्टली लिखिए, क्योंकि ये डेफिनेटली होती है। ठीक है दोस्तों, यह भी आभासी बल होता है जो कि अपकेंद्रीय बल के समान होता है, लेकिन बस बात यह है कि अपकेंद्रीय बल केंद्र की दिशा में कार्य करता है, लेकिन ये अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अब विकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है, ये अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। और बाकी सेम टू सेम मान लीजिए जब इसको अपकेंद्रीय बल जैसा ही है, बस इन दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। दिशाएं अलग अलग होने के कारण इन दोनों का यूज भी अलग अलग जगह पर होता है दोस्तों। ठीक है, यह
अभिकेंद्रीय बल के समान बराबर ही होता है, परंतु दिशा विपरीत होती है। दिशा विपरीत होती है, समान ही होता है। ये लिखिए ज़्यादा बेटर है, समान ही होता है, समान होता है, परंतु जिससे समान होता है ये ज़्यादा बेटर है। बात देखिए सब ठीक है दोस्तों। अपकेंद्रीय बल की दिशा त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की बाहर की ओर होती है, वहीं पर जो अभिकेंद्रीय बल है उसकी त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल की दिशा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होती है, वहीं होती है। जो अभिकेंद्रीय बल है वो तो मैं आपके बारे में आपको पहले ही लिखा चुका हूँ अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अब दोस्तों अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग क्या क्या हैं वो देखिए। यहीं पर बताऊँ इन दोनों के एग्जाम्पल, अनुप्रयोग क्या क्या है, इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहला जो यूज है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, जब मौत के कुआं में साइकिल सवारी की गति होती है वो इनके कारण ही होती है। साइकिल मौत के कुएं में साइकिल सवार की गति, जो सेकंड है वृत्तीय मोड़ पर गति, उसके लिए भी दोस्तों ये बल उत्तरदायी हैं। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं किसी मोड़ पर साइकिल सवार का झुकना, तो ये भी वो भी इनके कारण होता है। और जो एक चीज़ और है, वृत्तीय बंकन में जो गति वृत्तीय सड़क में जो बंकन किए जाते हैं वो भी इनके कारण ही होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों घर्षण। अगला पॉइंट आता है कौन सा, घर्षण दोस्तों। ये क्या होता है आइए देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है तो उन दोनों वस्तुओं के मध्य, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के मध्य क्या होता है दोस्तों, एक बल उत्पन्न हो जाता है जो उन दोनों वस्तुओं के दूर करने, अलग अलग करने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक है, जब कोई वस्तु पहली वस्तु या दूसरी वस्तु पर की सतह पर फिसलती है लुढ़कती है तो उन दोनों के मध्य बल उत्पन्न हो जाता है जो उनकी अपेक्षित गति का विरोध करता है। देखिए ये दोनों जो आपस में गति कर रही हैं, इन दोनों के आपस में गति का वो बल क्या कहता है दोस्तों, विरोध करता है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती अथवा लुढ़कती है
तो उन दोनों वस्तुओं के मध्य एक आपेक्षिक बल उत्पन्न हो जाता है। जो उन दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है, आपेक्षिक लिखे जाए तो बेटर है। जो उन दोनों उत्पन्न हो जाता है जो उन दोनों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो उन दोनों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, उस बल को क्या कहते हैं दोस्तों? घर्षण बल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। घर्षण बल दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक स्टैटिक घर्षण बल, दूसरा सीमांत घर्षण बल और तीसरा गतिज घर्षण बल। तीनों के बारे में बताऊंगा दोस्तों मैं। तो पहले स्टैटिक घर्षण बल के बारे में देखते हैं। जब वस्तु गति नहीं करती है तो उससे पहले जो वस्तु के आपेक्षिक गति का विरोध करता है, मतलब जो वस्तु के आपेक्षिक गति के विरोध में होता है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक घर्षण बल। स्टैटिक घर्षण बल के नाम से आपको पता पड़ रहा है स्थिर घर्षण बल। जो वस्तु स्थिर होने पर ही उन दोनों के मध्य लगे तो स्थिर घर्षण, उसको कहते हैं स्थिर घर्षण बल। ठीक है। अब सीमांत घर्षण बल, जहाँ पर मतलब दोस्तों सीमा हो रही हो, अधिकतम सीमा, स्टैटिक घर्षण बल की अधिकतम सीमा को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और जो तीसरा है गतिज घर्षण बल। तो गतिज घर्षण बल क्या है? जब वस्तु गति कर रही हो तो उनके मध्य लगने वाला घर्षण बल को हम गतिज घर्षण बल कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि वस्तु गति कर रही है, ठीक है, और इस पर हमने पहले 1 न्यूटन का बल लगाया। मान ली कोई वस्तु पहले रखी हुई है, इस पर हमने 1 न्यूटन का बल लगाया, आगे नहीं खिसकी। 2 का लगाया, नहीं खिसकी। 3 का लगाया, नहीं खिसकी। हम लगाते लगाते 8 न्यूटन तक पहुंच गए, लेकिन नहीं खिसकी 8 न्यूटन तक। ठीक है, तो 8 न्यूटन तक नहीं खिसकी, 9 न्यूटन तक पहुंच गए, तो 9 न्यूटन को भी नहीं खिसकी। लेकिन जैसे ही 10 न्यूटन का बल लगाया, ये वस्तु आगे की ओर खिसक गई, मतलब कि इसने गति करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या दोस्तों? स्टैटिक घर्षण बल है। स्टैटिक घर्षण बल। जब वस्तु स्थिर थी तब ये बल थे। ठीक है। 9 क्या है? 9 न्यूटन का मतलब पता क्या है? कि सीमांत घर्षण बल की अधिकतम सीमा, सॉरी, स्टैटिक घर्षण बल की अधिकतम सीमा अर्थात सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल। और ये 10 न्यूटन और 10 से प्लस न्यूटन जो सब ये है, ये गतिज घर्षण बल आएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो इस टाइप से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिज घर्षण बल में डिफरेंट कैसे निकाला जा सकता है। अब वैसे देखा जाए तो सीमांत घर्षण बल भी स्टैटिक घर्षण बल का ही एक टाइप होता है, उसका ही एक पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है। और एक बात और, आप कह सकते हैं स्टैटिक घर्षण बल
इसमें तो आपको लग रहा होगा कि अरे स्पेक्ट्रली बल से गति घर्षण बल से कम है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली रूप में देखा जाए तो आप कह सकते हैं स्थैतिक घर्षण बल का मान गति घर्षण बल से अधिक होता है। अब वो कैसे दोस्तों, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी भी रिक्शा वाले को रिक्शा खींचते हुए जब देखा होगा, जब रिक्शा में थोड़ा वजन ज़्यादा होता है तो पहले क्या होता है वो दोस्तों, रिक्शा से उतर के वो अपने पूरी ताकत लगा के पहले उसको खींचता है, ठीक है। और जब थोड़ा सा गति करने रिक्शा में थोड़ी गति आती है तो उसके बाद दोस्तों वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो आराम से फिर रिक्शा पर बैठ के आराम से रिक्शा चलाने लगता है। इसका मतलब क्या दोस्तों, उसको पहले ज़्यादा बल का यूज करना पड़ा है, फिर जब बाद में रिक्शा चला रहा है तब ज़्यादा यूज करना पड़ा है। तो आप कहेंगे दोस्तों पहले जब उसने रिक्शा खींचा था तो उसने अपनी पूरी जान लगा के रिक्शा खींचा था शुरुआत में, बाद में वो फिर आराम से रिक्शा चलाने लग गया। तो इसीलिए स्थैतिक घर्षण बल इज ग्रेटर देन गति घर्षण बल। आइए तो सबको समझाने के लिए था, ये नोट पॉइंट है, ये आप सबसे लास्ट में लिख लिए। जब मैं आपको ये घर्षण बल वगैरह तीनों के बारे में बता दूं उसके बाद ये लिखिए। अब दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको घर्षण की कुछ जो कंडीशन है उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इसकी दिशा सदैव वस्तु की आपेक्षिक गति के विपरीत होती है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की आपेक्षिक गति के विपरीत होती है। वो कैसे, वो देखिए। मान लीजिए कोई वस्तु इस टाइप से गति कर रही है इस दिशा में, तो इसकी जो दिशा होगी दोस्तों वो इधर की ओर लगेगी, ठीक है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है, वास्तव में दोस्तों एक वस्तु का तल किसी अन्य वस्तु के तल पर फिसलता है तो प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर घर्षण बल लगाती है जो कि वस्तु के संपर्क तलों के समांतर होता है। अब ये क्या लफड़ा है, मान लीजिए जैसे कि ये है, जब पहली वस्तु गति कर रही है दूसरी वस्तु पर, तो इन दोनों की संपर्क तलों के मध्य जो बल लगता है यही घर्षण बल होता है। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे पर घर्षण बल आरोपित करती हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों ही वस्तु एक दूसरे पर घर्षण बल आरोपित करती हैं। आइए अब घर्षण बल कितने प्रकार हैं उनको देखिए। पहला स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक दोस्तों जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती है तो उनके बीच में आपेक्षिक गति होने से पूर्व जो घर्षण कार्य करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसे लिखने वाली कोई जरूरी चीज़ नहीं है कि दोस्तों, बस यहाँ ये है कि यह स्वतः समायोजित बल होता है, क्योंकि डेफिनेशन तो आप इसकी परिभाषा से ही बना लेंगे। दूसरा जो होता है दोस्तों वो है सीमांत घर्षण बल। मैंने जैसे कि आपको बताया दोस्तों, सीमा स्थैतिक घर्षण बल की अधिकतम सीमा को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब पिंड ठीक गति प्रारंभ करने वाला ही होता है, गति प्रारंभ नहीं किया उसने, ठीक गति प्रारंभ करने ही वाला होता है, उसको कहते हैं दोस्तों सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और तीसरा है दोस्तों क्या, गतिक घर्षण बल। एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में जब गति करती है तो उनके मध्य
आपेक्षिक गति के जो विरोध करने जो घर्षण बल उनके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है उसको गति घर्षण बल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है इनका फॉर्मूला। वो देखिए, जो गति घर्षण बल है दोस्तों उसको एफ के से निरूपित करते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं एफ के इक्वल टू जो होता है वो होता है म्यू के आर, जहाँ म्यू के क्या है दोस्तों स्टैटिक घर्षण गुणांक है, या फिर गति घर्षण गुणांक क्या है इसको, क्योंकि दोनों में यही फॉर्मूला होता है गुणांक। आर लंबवत प्रतिक्रिया बल और ये एफ के गति घर्षण बल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।